Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। अब वॉइस ब्रेक हो रही है आप लोगों की। Good evening, ma'am. ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं।
सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे आरसी सर्किट और एलआर सर्किट। देखो ये दोनों सर्किट मैंने तुम्हें ऑलरेडी कराए हुए हैं इन द केस ऑफ डीसी, है ना, कि जब डीसी वोल्टेज यूज करते हैं तब इन केसेस में क्या होता है, जैसे डिके और ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। इन केसेस ऑफ डीसी हम लोग कर चुके हैं। अब की बार हम लोग इन्हें करेंगे कि अगर एसी सर्किट से अप्लाई करते हैं तो आरसी और एलआर सर्किट में क्या होता है, ठीक है। तो अब की बार हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलआर सर्किट। ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से कर पाओगे। एलआर सर्किट में क्या होता है, मान लो मेरे पास एक इंडक्टर है और इंडक्टर के साथ क्या होगा, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एल है, ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों कहाँ होंगे, सीरीज में होंगे। तो एलआर सर्किट ये सीरीज वाला है। हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे अपने एक एसी सोर्स के साथ, ठीक है, ऐसे। तो मान लेते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ से एक एसी करंट आ रहा है विच इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये करंट देखो, दोनों में अगर इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, तो दोनों में करंट कैसा जाना चाहिए, करंट सेम जाएगा दोनों में, राइट, क्योंकि सीरीज में Yes, ma'am. ये रेजिस्टेंस आर, ये एल, ठीक है, करंट सेम जा रहा है। तो मान लो यहाँ से अपने ये आई करंट आ रहा है, तो बेटा मैं मान लेती हूँ कि इंडक्टर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज होने वाली है वो कितनी होने वाली है, इंडक्टर के अक्रॉस वी नॉट एल। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है, वी नॉट आर। देखो अब इंडक्टर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज राइज करेगी वो भी किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे, राइट, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों ही टाइम डिपेंडेंट है। मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज बढ़ेगी या घटेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे डिपेंड करेगी, है ना, अपने एक फंक्शन पे, साइन का भी साइन फंक्शन पे, उस पर डिपेंड करेगी। तो वही अब हमें देखना है कि मान लो मेरे को निकालना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज टाइम पर डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालें। अभी तक हम पढ़ते हैं ना V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये रेफरेंस के लिए है कि वी नॉट कोई भी पीक वैल्यू होती है, V हमारे पास कोई भी वोल्टेज होती है टी समय पे, ओमेगा टी हमारा फेस होता है। तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी भी टी समय पर वोल्टेज क्या हो सकती है। मैंने पीक वोल्टेज ऑलरेडी लेट कर ली है बेटा, वी नॉट आर होगी और वी नॉट एल। तो वी आर कितना हो सकता है, देखो हम वी नॉट, यहाँ पर पीक वोल्टेज कितनी है, वी नॉट आर। अब साइन लिखना है कि इस साइन का फेस कितना होगा। बेटा बताओ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो करंट के इन फेस होती है या आउट ऑफ फेस होती है, पढ़ा हुआ है, इन फेस होगी। जितना करंट का फेस होता है उतना ही वोल्टेज का फेस रहेगा रेजिस्टेंस में, कि रेजिस्टेंस में V एंड I आर इन सेम फेस, पढ़ा है ना, कि सेम फेस में होते हैं अक्रॉस आर। तो ये रेजिस्टेंस वाला केस है। तो यानी यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पर एग्जैक्टली ओमेगा टी आ जाएगा, क्योंकि करंट कितना दिया हुआ है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अच्छा अब इंडक्टर की बात करते हैं। तो बताओ, अगर मुझे इंडक्टर के अक्रॉस टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखनी है तो पीक वोल्टेज तो वी नॉट एल हो गई, लेकिन मेरे को यहाँ पर फेस लिखना पड़ेगा। तो बताओ इस वोल्टेज का फेस कितना आएगा भाई, इंडक्टर में करंट कितना जा रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर प्योरली इंडक्टर सर्किट होता है तो प्योरली इंडक्टर सर्किट में कौन लीड करता है, वोल्टेज, वोल्टेज लीड करती है ना करंट से। यस मैम, कितने डिग्री से, π/2 से, π/2 से। तो देखो अब इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो ओमेगा टी फेस में है, तो वोल्टेज कितने फेस में होने चाहिए, ओमेगा टी प्लस π/2 फेस में होना चाहिए। π/2। तो यानी इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी बेटा वो ये वाली वोल्टेज आएगी, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो ये आएगी, करेक्ट, हाँ या ना। यस मैम। तो अब देखो, अब हम इसी का फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम क्या होता है, जैसा तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो वोल्टेज के अक्रॉस, सॉरी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस और एक इंडक्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पर बनाएंगे, देखो
ये है हमारा वी नॉट आर यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, और बेटा यहीं पे आई नॉट होगा इसी फेस में, वैसे तो इसी फेस में आई नॉट होगा। अब अगर मुझे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो देखो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी नॉट एल वो रेजिस्टेंस से कितना आगे है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बना दिया। बोलो इनका फेजर ऐसे ही बनेगा, वी नॉट एल 90 डिग्री ज्यादा है रेजिस्टेंस की वोल्टेज से। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत No, ma'am. है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा वी नॉट एल वी नॉट आर का कहीं पे एक मान लो मैं ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, मैं इन दोनों का फेस रिजल्टेंट निकालना चाहती हूँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ आ जाएगा, सब मान लेते हैं वो है वी नॉट। ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कौन सी वोल्टेज है, देखो यहाँ पर वोल्टेज मेरे पास है नहीं, ये हमें फाइंड करनी है। तो जो ये तुम्हारा सर्किट का वोल्टेज आने वाला है ये निकालना है। अब सर्किट में देखो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस या इंडक्टर नहीं है, दोनों साथ में है। तो अब इस सर्किट का हमें फाइंड करना है कि वोल्टेज क्या होगा, राइट, इस सर्किट का वोल्टेज क्या होगा, यानी किसी भी टी समय पे मुझे सर्किट का वोल्टेज निकालना है। तो क्या लिखेंगे भाई मैम, यहाँ पर तो वी नॉट यानी पीक वैल्यू साइन, अभी फेस तो पता ही नहीं, फेस तो निकालना पड़ेगा है ना, फेस हमें मालूम नहीं है कि जो सर्किट की जो ये वोल्टेज आने वाली है ये क्या वोल्टेज आएगी, इसका क्या फेस आएगा, वी डोंट नो, तो वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता तो तुम कह देते कि मैम जो ये बाहर वाली वोल्टेज आएगी V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसके फेस में होगी, बट यहाँ ऐसा है नहीं क्योंकि इंडक्टर भी है। अगर इंडक्टर का केस होता तो तुम कह देते मैम ओमेगा टी प्लस 90 हो जाएगा, बट यहाँ पर बेटा अब दोनों चीजें हैं, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो वी नॉट है ये कितना आने वाला है। ठीक है, कैसे देखते हैं, आओ देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा ये वी नॉट। ठीक है, इस वी नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सपोज करो जो वी नॉट है वी नॉट आर से कितना एंगल बना रहा है, फेज डिफरेंस है, हम मान लेते हैं 5। फेज डिफरेंस मान लेते हैं 5। इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा, अगर एक बात बताओ, अगर सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता और मैं आपको बोलती बेटा ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस का सर्किट है, यहाँ पर करंट जा रहा है, मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस का सर्किट है और यहाँ पर एक ये ईएमएफ वोल्टेज का सोर्स है और करंट जा रहा है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रेजिस्टेंस है। तो मैं तुमसे कहती बताओ ये वोल्टेज टी टाइम पे कितना होगा, तुम कहते मैम ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका पीक वैल्यू वी नॉट, फेज कितना आ जाता साइन ओमेगा टी एज इट इज लिख देते ना, क्योंकि फेज रेजिस्टेंस। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर का सर्किट होता और यहाँ पे करंट जा रहा होता फिर से वाई आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस केस में तुम वोल्टेज क्या बोलते मैम, वी नॉट तो इसका पीक वोल्टेज होगा, फेस इसमें क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 5/2 90 प्लस 5/2 यही होता। लेकिन अब तुमने इन दोनों का मिक्स कर दिया, रेजिस्टेंस भी कर दिया और इंडक्टर भी कर दिया। रेजिस्टेंस चाहता है कि जो मेरे सर्किट की वोल्टेज रहे वो तो करंट के फेस में आए, इंडक्टर चाहता है कि जो सर्किट की वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लीड करे। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, वो ना तो रेजिस्टेंस के वाली रहेगी कि 0 डिग्री फेस हो जाए, ना इंडक्टर वाला ही रहेगा कि 90 डिग्री फेस हो जाए। तो कुछ फेस आएगा, कहाँ किस किस के बीच में आएगा, 0 to 90 डिग्री। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा, जिसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं फाई। ठीक है, ये फाई क्या है, फेस डिफरेंस, कहाँ पर जो तुम्हारे सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये फेस फाई क्या है, यहाँ पे लिखो फाई इज द क्या, फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, जो तुम्हारा मेन सर्किट है उस मेन सर्किट के करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो भी फाई आएगा उसे हम फेज डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे सबसे पहले तो ये वी नॉट निकालना पड़ेगा कि ये वी नॉट कितना है। तो यहाँ पर देखो ये एंगल बना रहे हैं वी नॉट एल प्लस वी नॉट आर, तो डायरेक्टली तो आप ऐड नहीं कर सकते। देखो डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते। मान लो मैं बोलती हूँ बेटा ये आपके पास रेजिस्टेंस R1 है, डीसी की बात करते हैं, ये रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज है V, मैं डीसी की बात करती हूँ, ये वोल्टेज V है।
तो देखो अगर मैं कहती हूँ कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 है और R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, तो इस केस में V किसके बराबर होता है? V1 प्लस V2, यही होगा ना। डीसी के केस में, ये डीसी है, यहाँ पे देखो पैटर्न लगी हुई है। भाई डीसी के केस में तो यही होता है ना, अगर रेजिस्टेंस और Yes. के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज आउट वोल्टेज के बराबर होगी, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती वोल्टेज। ठीक है भाई। अब यहाँ पर है एसी, ठीक है। अब एसी में क्या होगा देखो, जो V नॉट है वो किसके बराबर होगी? आप कहोगे मैम जो V नॉट है हमारी V नॉट एल प्लस V नॉट आर होनी चाहिए। बोलो V नॉट कौन सी है? सर्किट की वोल्टेज, ऐसे ही होगा, ऐसे बोलोगे आप। बट यहाँ पर देखो V नॉट एल और V नॉट आर के बीच में क्या है? फेज डिफरेंस है ना। और कितने का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में? यहाँ पे 90 डिग्री का। तो इसको बेटा वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कहोगे जो रिजल्टेंट वोल्टेज V नॉट है ये ऐसे नहीं निकाल सकते डायरेक्टली ऐड करके, ये गलत हो जाएगा। तो हमें कैसे निकालनी पड़ेगी? V नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, कैसे? V नॉट एल का स्क्वायर प्लस V नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है। प्लस इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो cos फाई कितना हो जाएगा? cos 90, 0 बन जाएगा, राइट। रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं ना, फिर दो वेक्टर Yes. Yes, ma'am. तो ये रिजल्टेंट निकाला है मैंने, ठीक है। प्लस 2 भी करते फिर वहां पर एंगल 0 बन जाता, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये लिख दिया। अब देखो अब है V नॉट एल और V नॉट आर, यानी अब इनकी वैल्यू चाहिएगी। वापस आओ यहाँ पे स्क्रीन पे। V नॉट एल क्या है बेटा बताओ? V नॉट एल क्या है बताओ? V नॉट एल क्या है? अरे बोलो। Voltage across inductor. हाँ, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर नहीं, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की है। इंडक्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितनी है, ठीक है, V नॉट एल है। यहाँ पर करंट जा रहा है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास करंट जा रहा है। तो देखो पीक वोल्टेज किसके बराबर होगा मुझे बताओ? V नॉट एल जो है ये पीक वोल्टेज किसके बराबर होगा? V नॉट एल V इक्वल्स टू आई आर होता है, पीक करंट। भाई पीक वोल्टेज है तो करंट कौन सा लोगे? पीक करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर के अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस होता है? इंडक्टिव वाला। तो यहाँ पर एक्सेल आ जाएगा, राइट। V नॉट आर कैसे लिखोगे? Yes, ma'am. अगर ये पीक वोल्टेज है तो करंट भी मैम कौन सा लेने वाले हैं हम? पीक करंट। तो यहाँ पे Peak. आई नॉट, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस होता है? आर होता है। तो ये हो गया आर, करेक्ट। यहाँ पे वैल्यूज रख दो इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से आपका V नॉट कितना आ जाएगा देखो, आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ से देखो आई नॉट को आई नॉट स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर एल प्लस आर स्क्वायर। बोलो आई नॉट स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल ले, आई नॉट Yes, स्क्वायर को। ma'am. हाँ, तो V नॉट किसके बराबर आ गया? आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल, करेक्ट। तो देखो V नॉट इक्वल्स टू आई नॉट, बेटा ये V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो मतलब ये पूरे सर्किट का क्या है? पूरे सर्किट का क्या निकल के आया है? रेजिस्टेंस Resistance. Resistance. है ना, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकल के आया है। तो इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं? Z से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Z इज अ इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट, करेक्ट। पूरे सर्किट का इम्पीडेंस क्या है? Z। That. अब Z कैसे निकालोगे आप? Z निकालोगे रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। मुझे बताओगे एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? बताओ, लास्ट क्लास में कराया है। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। Omega L. हाँ भूल गए, एक्सएल ओमेगा एल के बराबर होता है। एल तुम्हारे इंडक्टर की वैल्यू, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो तुम देखो तुम्हारे पास सर्किट में जो तुम्हारे सर्किट की पीक वोल्टेज है वो आ गई V नॉट, कैसे? आई नॉट जो तुम्हारा पीक करंट ऑलरेडी गिवन है हमें, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट है, Z निकाल लोगे तो V नॉट आ जाएगा, ठीक है।
तो मतलब V नॉट तो आ गया, लेकिन अभी क्या चाहिए, फेज चाहिए, राइट। अभी फेज डिफरेंस तो नहीं आया ना, देखो यहाँ पे V इक्वल्स टू V नॉट तो आ गया, साइन के अंदर जो फेज डिफरेंस आएगा वो नहीं आया है ना, कि कितना बनेगा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस, इस डायग्राम को देखो जरा, ये फेसर डायग्राम जो मैंने फाई निकलवाया है, तो इसका मतलब मुझे ये फाई निकालना पड़ेगा ना बेटा, ये फाई की Yes, वैल्यू। ma'am. Yes, ma'am. और अगर मैंने ये फाई निकाल लिया तो मतलब मेरा फेस आ जाएगा सर्किट का, राइट, सर्किट का Yes, फेस आ। ma'am. तो अब देखो मैं ये फेसर डायग्राम बनाने जा रही हूँ, यहाँ पे एक और फेज डिफरेंस, ठीक है। अभी हमने सर्किट डायग्राम बनाया था V नॉट R, V नॉट L, और यहाँ पर आया था V नॉट, करेक्ट, और ये हमारा यहाँ पे 5। Fine. बेटा एक चीज और, जो ये फेजर डायग्राम बनता है ये आप पीक वोल्टेजेस के बीच में ही बना सकते हो, ये भी पीक है ना, ये भी पीक वोल्टेज है, तो ये पीक Yes, वोल्टेज ma'am. के अक्रॉस बन सकते हैं, या आरएमएस वोल्टेजेस, या तो पीक वोल्टेज होनी चाहिए या आरएमएस वोल्टेज होनी चाहिए, टाइम डिपेंडेंट जो वोल्टेज होती है वो नहीं रख सकते। चलो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखो बेटा, ये V नॉट R है, मैं V नॉट R को क्या लिख सकती हूँ, I नॉट इंटू रेजिस्टेंस। देखो वोल्टेज क्या होता है, IR, अगर ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा भाई, पीक वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, और इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, I नॉट इंटू, I not into XL. हाँ, तो देखो I नॉट तो हट ही गया, कॉमन हो गया, तो यानी यहाँ पर सिर्फ बचा तुम्हारे पास इंडक्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है, इनका अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही Z है, जो अभी निकाला है आप लोगों ने, भाई इंडक्टर और रेजिस्टेंस, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, इम्पीडेंस, जो अभी यहाँ पे देखो ये Impedance. है ना, राइट, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये एंगल कितना बनेगा, देखो इनके बीच में फिर से यहाँ पर फाई बनेगा। अब यही फाई निकालना है कि ये फाई कितना आएगा, तो देखो 10 फाई कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 10 फाई हो गया V नॉट L अपॉन V नॉट R, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है ना, तो देखो ये फाई, तो ये परपेंडिकुलर बना, ये बेस बना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे V नॉट L, बेस बना V नॉट R, और एक और 10 फाई किसके बराबर बनेगा, देखो दूसरे सर्किट में ये XL और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस, राइट, बेस है ना, तो यहाँ पर 10 फाई किसके बराबर आ गया, XL अपॉन R। तो अगर हमें कभी भी फेज डिफरेंस निकालने को बोला जाए और हमें रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर्स की वैल्यू गिवन हो, तो हम यहाँ से 10 फाई आराम से निकाल सकते हैं, बताओ सही है। Yes, ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. हमने फेज डिफरेंस भी निकाल लिया, अब हम वोल्टेज लिखने जा रहे हैं, कि हम वोल्टेज कैसे लिखेंगे अपने कंप्लीट सर्किल की, VT लिखोगे मैम इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे ये बताओ, जो ये फाई है बेटा, ये इस कंप्लीट सर्कल में प्लस फाई करेंगे कि माइनस फाई करेंगे, सोचो, तुक्का मत मारना, सोचना। ये LR सर्किट है, LR सर्किट है, करंट जो गिवन है IT, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, सर्किट में कितना था, I नॉट साइन ओमेगा टी, ये गिवन है। तो मुझे अब बताओ कि वोल्टेज क्या होगा, करंट से लीड करेगा कि करंट के पीछे चलेगा, बताओ, सोचो। अरे सोचो भाई, अगर रेजिस्टेंस होता तो ये फाई कितना लिखते आप सर्किट का, देख बताओ, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो सर्किट का वोल्टेज में कितना फाई लिखते आप, Omega T. ओमेगा टी तो है ही, ओमेगा टी में ऐड करना है ये जो फाई फेज डिफरेंस आया है करंट और वोल्टेज के बीच में, फाई आया है। अब देखो करंट का सिर्फ करंट का फेज है ओमेगा टी, इसका मतलब जो वोल्टेज का ये फाई है, या तो ओमेगा टी प्लस फाई होगा या माइनस फाई होगा, इन दोनों में से एक ही होगा ना, ओमेगा टी तो हो नहीं सकता। वो होता है रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस के केस में फाई कितना हो जाता है, 0, क्योंकि फेज डिफरेंस ही होता नहीं, सेम फेज में होते हैं, है ना। इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस फाई कितना होता है, 0।
इन द केस ऑफ इंडक्टर फाई कितना होता, 90 डिग्री। पर 90 डिग्री तुम प्लस करते कि माइनस करते, तो इंडक्टर के केस में भाई इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है ना, कितने से, 90 डिग्री से लीड करती है वोल्टेज, राइट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर या रेजिस्टेंस नहीं है, दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन वोल्टेज 90 डिग्री लीड करती अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो, और रेजिस्टेंस होता तो इन द फेस रहती। तो यहाँ पर ना तो 0 होगा ना 90 होगा, इन दोनों का बीच का होगा, तो इसलिए प्लस करेंगे। ठीक है, तो जो भी फेस डिफरेंस निकल के आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज में प्लस फाई करना पड़ेगा। समझ आया ये मैंने प्लस क्यों किया है, माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडक्टिव है ना। यहाँ पे देखो ये LR सर्किट है, रेजिस्टेंस क्या चाहता है कि कोई भी फेस डिफरेंस ना आए, इंडक्टर क्या चाहता है करंट और वोल्टेज के बीच में 90 फेस डिफरेंस आए, 90 डिग्री का। तो दोनों में कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा, तो 0 और 90 के बीच का कुछ बनेगा, हो सकता है 30 हो जाए, 45 हो जाए, 60 हो जाए, 53 हो जाए, 37 हो जाए, तो वो प्लस करना पड़ेगा अगर वोल्टेज लिखनी है तो ये तुम्हारे कंप्लीट सर्किट की वोल्टेज है और ये गिवन करंट था। ठीक है, अब मान लो अगर बेटा करंट, अगर वोल्टेज गिवन हो तो करंट में अगर फाई प्लस या माइनस करना हो तो करंट में क्या करोगे फाई को, हम्म, तुम्हें समझ आया मैं क्या कह रही हूँ, पुराने नोट्स खोल के देखे थे छुट्टियों में, हाँ, हेलो, Yes, ma'am. कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें, क्लास में कुछ नोट्स खोल के देखे हैं, Yes, ma'am. ऐसे पढ़ाई करोगे, ऐसे पढ़ाई होती है। हाँ भाई बोलो, कौन बताएगा, पूनम ऐसी पढ़ के आई हो, हाँ, दक्ष समझ नहीं आ रही क्लास, बोलो बेटा, अगर नहीं आ रही तो मैं को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे पता तो चलना चाहिए कि दिक्कत कहाँ आ रही है, ऐसे थोड़ी ना काम करो। Explain कर दो। मैम एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो, दिक्कत भी इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने पुराने नोट्स नहीं पढ़े अभी, जब प्योर इंडक्टर प्योर रेजिस्टेंस पढ़ाया था तब तुम पढ़ के नहीं आए। देखो ये है LR सर्किट, ठीक है, ना तो इंडक्टर ना रेजिस्टेंस, तो यानी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होंगी वो दोनों इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी इस सर्किट में। ठीक है, अब इस सर्किट में हुआ क्या है, हमको क्या क्या निकालने को दे सकते हैं कि भाई ये इंडक्टर है, ये L की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, आप ये चीजें निकाल दो, सर्किट का करंट निकाल दो, I0 कितना है, पीक वोल्टेज निकाल दो, V0 कितना, तो वो सब चीजें हमने यहाँ पे निकाली है। ठीक है, कैसे निकाली है, सबसे पहले हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया कि करंट जो है वो है I0 साइन ओमेगा टी, ये गिवन है। फिर हमने दूसरी चीज लेट करी कि दोनों सीरीज में है L और R, तो सेम करंट फ्लो करेगा अक्रॉस बोथ ऑफ देम। ठीक है, फिर मैंने क्या माना कि इंडक्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज V0L, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक वोल्टेज V0R, ये पीक वोल्टेज है। ठीक है, V0L एंड V0R आर द पीक वोल्टेजेस। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, ये है हमारी पीक वोल्टेज, पर ये पीक वोल्टेज किसके अक्रॉस है, अक्रॉस R एंड L, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टर के अक्रॉस की पीक वोल्टेजेस हैं ये। ठीक है, ये इनके अक्रॉस ही रहने वाला है। फिर हमने देखा कि ठीक है, ये तो पीक वोल्टेज हो गई, जैसे इस वाले इसको देखो इक्वेशन को, V0 पीक वोल्टेज है, एक दूसरा होता है कि टाइम पर कैसे वोल्टेज वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ कैसे तुम्हारी वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, क्योंकि AC है भाई, टाइम डिपेंडेंट है सारी चीजें। तो हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर के अक्रॉस एक बार टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखी कि VRT यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो टाइम वोल्टेज आएगी वो आएगी V0R यानी पीक वैल्यू,
अब देखना है फेज की फेज कितना होगा। तो देखो हमने देखा है कि रेजिस्टेंस का अगर सर्किट होता, प्योर रेजिस्टेंस का सर्किट होता, तो करंट और वोल्टेजेस दोनों सेम फेज में होती, राइट। रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में होती। तो अगर करंट बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो वोल्टेज का रेजिस्टेंस के अक्रॉस फेज भी कितना रहेगा, ओमेगा टी। तो इसलिए यहाँ पर साइन ओमेगा टी लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इंडक्टर की, यानी एल के अक्रॉस। एल के अक्रॉस क्या होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर का सर्किट होता तो वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री आगे रहती है, ठीक है। तो अब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखने जा रहे हो तो आपने टाइम के अक्रॉस लिखनी है, तो यहाँ पर तो पीक वैल्यू आती है, तो वी नॉट एल। अब लिखना है फेस, तो फेस किससे कंपेयर करोगे, करंट से। तो देखो जरा करंट का फेस क्या है, करंट का फेस है ओमेगा टी, राइट। करंट का फेस है ओमेगा टी, ठीक है भाई। लेकिन हमें इंडक्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज कितनी डिग्री आगे रहती है, 90 डिग्री आगे रहती है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अब समझ आया इतना। Yes, ma'am. ये अब देखो, अब तीसरा काम क्या है तुम्हारा, अब थर्ड काम है हमारा कि इस, ये तो तुमने अभी लिखी है वोल्टेज एल के अक्रॉस और आर के अक्रॉस। अब वोल्टेज लिखनी है इस पूरे सर्किट की, कि इस पूरे सर्किट का वोल्टेज क्या आएगा और उस पूरे सर्किट का फेज डिफरेंस कितना होगा इस करंट के साथ। इस जो ये करंट गिवन है ना, इस करंट के साथ फेज डिफरेंस कितना आएगा वो चाहिए, वो निकालना है। तो अब वो निकाला है, देखो वी नॉट आर से वी नॉट एल 90 डिग्री आगे है, ये इक्वेशन देख लो दोनों, आर टी की जो लिखी हुई है 90 डिग्री आगे है, लगा दिया 90 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो तुम्हें पीक वोल्टेज दे देगा तुम्हारे सर्किट की, यानी वी नॉट, ठीक है। वी नॉट जो है तुम्हारे सर्किट की पीक वोल्टेज है। तो ये तुमने वी नॉट निकाली, यहाँ भी लिख भी सकते हो, मैं लिखवा भी देती हूँ। वी नॉट इज द पीक वोल्टेज किसके अक्रॉस, वी नॉट किसके अक्रॉस, अक्रॉस द सर्किट, ये कंप्लीट सर्किट के अक्रॉस वी नॉट एल और वी नॉट आर ये इसके अक्रॉस थी, आर और एल के अक्रॉस, ठीक है। आ जाओ आगे। अब हमने क्या देखा कि अब हमें वी नॉट निकालना है भाई। तो वी नॉट निकालने का तरीका क्या है, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट तो सीधा ऐसे ही निकलता है भाई, वी नॉट एल स्केयर प्लस वी नॉट आर स्केयर, इन दोनों का फेज डिफरेंस 90 है तो वहां कॉस 90 जीरो हो जाता, तो ये दोनों वैल्यू बचेंगी। तो वी नॉट को क्या लिख सकते हो भाई, वी नॉट अगर पीक वैल्यू है, वी का फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू आई आर, राइट। तो अगर वी नॉट अगर पीक वैल्यू है तो करंट भी पीक वोल्ट पीक लेना पड़ेगा। तो आई नॉट देखो तुम्हारे पास आई ये गिवन है ना, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट की पीक वोल्टेज क्या गिवन है भाई, यहाँ पे आई नॉट गिवन है बेटा, करंट की पीक वोल्टेज आई नॉट गिवन है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज है आई नॉट, वो एज इट इज आई नॉट आ गई। इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, इंडक्टिव रेजिस्टेंस जिसे हम एक्सएल बोलते हैं, तो यहाँ एक्सएल आ गया। फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज है वो क्या होगी, आई आर। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस आर ही होता है, वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से आई नॉट कॉमन ले लिया, तो ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो इसका मतलब जो ये क्वांटिटी रूट के अंदर आई है ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है इस सर्किट का। तो Z जो इसको हम नाम देते हैं Z से, इसका मतलब ये इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस ही समझना, ये तुम्हारे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। तो ये रेजिस्टेंस लिख दिया। पूरे सर्किट की वोल्टेज क्या आ गई, यहाँ से देख लो, आई नॉट गिवन था, हमें वी नॉट निकालना था, तो आई नॉट गिवन है, Z निकाल लो, वोल्टेज आ गई। अगर मान लो आई नॉट निकालना है तो वी नॉट बाय जेड कर देना, ठीक है। अब तुमने क्या निकाल लिया, पीक वोल्टेज निकाल लिया, बट अभी फेज डिफरेंस तो रह रहा है ना कि एंगल कितना बनेगा भाई। अब दूसरा काम है एंगल निकालने का, बताओ। तो एंगल निकालने के लिए फेज डिफरेंस बनाए, ये वी नॉट आर वी नॉट एल। अब मैंने तुम्हें बताया था कि वी नॉट आर के क्रॉस आई नॉट आर लिख सकती हूं मैं एज इट इज, वी नॉट एल के अक्रॉस आई नॉट एक्सएल लिख सकते हैं। तो आई नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यानी ये जो डायग्राम बना रेजिस्टेंस के अक्रॉस बन गया। तो अभी हमने फॉर्मूले से निकाला कि आर और एक्सएल का जो रिजल्टेंट आया वो इंपीडेंस आया जेड, ये रहा जेड, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 फाई निकालेंगे, फेज डिफरेंस जो होगा 10 फाई निकाल लिया। कैसे, बेस क्या होता है फाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एक्सएल हो गया, बेस बेटा रेजिस्टेंस। इस फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया, वी नॉट एल,
बेस क्या हो गया तुम्हारा वी नॉट आर, एज इट इज लिख दिया। तो अब तुम्हारे पास फाई आ गया, तुम्हारे पास फाई की वैल्यू आ गई। अब बात आई कि फाई की वैल्यू तो आ गई, अब जब मेन सर्किट की वोल्टेज लिखेंगे जो कि इस फॉर्म में होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी, या तो फेज डिफरेंस को प्लस करना पड़ेगा या माइनस। कंपेयर किससे करेंगे भाई? सर्किट के करंट से। कंपेयर किससे करेंगे? सर्किट के करंट से। तो देखो सर्किट का करंट तो है साइन ओमेगा टी। अब इस सर्किट की वोल्टेज का फेज चाहिए, तो तुम बताओ। पीक वोल्टेज हमने निकाल ली वी नॉट, किसके बराबर आया? आई नॉट इंटू जेड। ठीक है, लिख दी साइन एज इट इज। अब चाहिए फेज डिफरेंस, तो ओमेगा टी। अब मैं कह रही हूं कि ये बताओ करंट का जो फेज है वो है ओमेगा टी। अब इस सर्किट के वोल्टेज का जो फेज होगा वो करंट से आगे रहेगा कि पीछे रहेगा, मुझे इतना बताओ। क्या होना चाहिए? आगे रहना चाहिए कि पीछे रहना चाहिए? प्लस करूं कि या माइनस करूं? हाँ, 1 प्लस हम प्लस क्यों प्लस क्यों करेंगे? बिल्कुल, पहली बात तो प्लस करेंगे, राइट? यहाँ पर प्लस फाइव आएगा। अब प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि ये सर्किट किससे बना हुआ है? एल और आर से। आर क्या चाहता है कि पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है, पूरे सर्किट का जो करंट है, वो दोनों सेम फेज में रहे। इंडक्टर चाहता है कि पूरे सर्किट का करंट, पूरे सर्किट की वोल्टेज, है ना, पूरे सर्किट की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहे। ये कौन चाहता है? इंडक्टर चाहता है ना। यही इंडक्टर के केस में यही होता है, वोल्टेज लीड करती है। यहाँ पे लिखो, मैं यहाँ पे लिखवा भी देती हूँ तुम्हें। इंडक्टर wants to lead the voltage कितने से? बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री। बट रेजिस्टेंस क्या चाहता है? wants the voltage to have the same phase with current, right? यस ये मैम। करंट से ये चाहता है कि बाय 90 डिग्री से लीड करे। 90 डिग्री लीड किससे करेगा? करंट से। करंट से 90 डिग्री आगे चाहेगा। अब बताओ, अब ना तो इंडक्टर की बात मानी जाएगी जो कहेगा कि फेज 90 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा के लिए प्लस फाइव करते हो ना, प्लस फाइव। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फाइव होगा ना बेटा, ना तो 90 होगा ना 0 होगा, तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। तो याद रखना, ये ऐसा सर्किट बनेगा जहां पर वोल्टेज जो है करंट से फाइव आगे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस फाइव लिखा जाएगा। बोलो, समझ आया? इस यस फाइव मैम। की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर 90 नहीं होगी। अगर 90 हो गई तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा? इंडक्टर ही बन जाएगा फिर। ठीक है, अब क्लियर हुई चीजें? यस मैम। यस। चलो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये 200 ओम है, ये 2/5 हेनरी है। ठीक है, जो तुम्हारे सर्किट की वोल्टेज है वो तुम्हें पहले ही दे दी, 200 साइन 100 पाई टी। ठीक है, पहला सवाल तुम्हें जो निकालना है बेटा, एक्सेल निकालो। सेकंड जो निकालना है जेड निकालो। थर्ड जो निकालना है पीक करंट निकालो। फोर्थ निकालना है बेटा आईटी, यानी इस सर्किट का जो करंट है वो निकालो। चलो, एक्सएल और जेड तो तुम निकाल ही सकते हो, करिए।
करो। पहला तो बता दो, एक्सेल, एक्सेल तो ओमेगा एल से ही निकल जाएगा। हाँ बेटा, एक्सेल ओमेगा एल से नहीं निकल सकता क्या? 200 आ रहा है। 200। ठीक है, देखो यहाँ पे 200. एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से देखो हम लिखते हैं v इक्वल्स टू वी नॉट साइन, ये होता है ओमेगा टी। तो ओमेगा यहाँ से पता चल रहा है 100 पाई है, इंडक्टर 2/पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एक्सेल की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, सेकंड कह रहा है z निकालो। तो z अभी देखा था किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। रेजिस्टेंस का स्क्वायर 200 का स्क्वायर प्लस ये भी इंडक्टर भी 200 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 200 रूट। 200√2। हाँ, तीसरा पीक करंट। अब देखो तुम्हें यहाँ पर तुम्हें वोल्टेज दे दी, इसका मतलब तुम्हें करंट निकालना पड़ेगा। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे बताओ यहाँ पर बेटा जो करंट और वोल्टेज होगी इस सर्किट की, यहाँ पर मेरे को अब जो फेज डिफरेंस आएगा वो प्लस करना है कि -5 करना है, पहले तो ये बताओ, सोच के बताओ। ये क्या होना चाहिए, इस सर्किट का जो टोटल करंट है वो इस सर्किट की वोल्टेज से आगे रहेगा कि पीछे रहेगा? पीछे रहेगा। पीछे रहेगा मैम. पीछे रहेगा ना, वोल्टेज लीड करेगी। यहाँ पे लिखवाया है कि वोल्टेज लीड, यहाँ पे और लिख लो, और किस कलर से लिखा है भाई, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फाई। तो भाई वोल्टेज को तो लीड करना है इस वाले केस में फाई से। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास वोल्टेज ये फिक्स है तो करंट को क्या होना पड़ेगा भाई, इससे पीछे होना पड़ेगा, -5। राइट, राइट, यस मैम। यहाँ पर आया Yes, माइनस। ma'am. तो अब देखो तुम्हारे पास करंट की पूरी इक्वेशन है जो आईटी तुमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम पीक करंट निकालेंगे। आई नॉट किसके बराबर होगा, वी नॉट अपॉन जेड, है ना। वी नॉट कितनी गिवन है बेटा, 200। देख लो, मैंने बताया ना ये वाली पीक वैल्यू होती है। जेड कितना निकाला तुमने अभी, 200। 200√2। हाँ, तो आई नॉट कितना आ गया, 1/। 1/√2। 1/√2. अब देखो आई टी लिखना है, आई टी होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। तो अब तुमने आई नॉट तो निकाल लिया 1/√2। अब तुम्हें साइन ओमेगा कितना दे रखा है भाई, 100 पाई दे रखा है, 100 पाई टी। अब मेरे को फाई निकालना है। फाई कैसे निकालेंगे बताओ, मैंने सिखाया है फाई निकालना। फोर्थ, tan phi is equal to XL/R। हाँ, tan फाई इक्वल्स टू XL/R। तो एक्सएल कितना है, 200, रेजिस्टेंस 200। कितना है, 200, 200। 200. 1। तो tan फाई 1 यानी फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। 45। तो यानी करंट यहाँ पर 45 डिग्री पीछे रहेगा, यहाँ पर लिख दो 45। अब बताओ, अब कुछ दिक्कत है, सही है। Yes, ma'am. अब ठीक है, अब मैं तुमसे, अरे अब मैं आपसे कहती हूँ कि एक मेरे को निकालो, ये जो रेजिस्टेंस है ना इसके अक्रॉस बताओ इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर अभी भी हमारे पास है ना 15 मिनट हो गए। अब आपको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म आप निकालो, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो कि टाइम डिपेंडेंट है। सिक्स्थ निकालो, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो टाइम पर डिपेंडेंट है। ये लो, यहां से निकालो।
रेजिस्टेंस और इंडक्टर के अक्रॉस। आरसी भी मुझे कराना था, मैं सोच रही थी आरसी। अब आरसी तुम अपने आप कर सकते हो। हाँ जी, देखो हमें वीआरटी निकालना है। वीआरटी का मतलब क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना। कि इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखनी है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्या लिखोगे भाई? एक ही तरीका है, कोई भी अगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखनी होती है तो उसका पीक वोल्टेज यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक वोल्टेज चाहिए, साइन, और यहाँ पर हमें चाहिए होगा फेज डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, सॉरी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज किस फेज में रहते हैं? सेम फेज में। तो Same phase में। सर्किट में जो करंट का फेज है वही रेजिस्टेंस का फेज हो जाएगा। अभी तुमने जो निकाला है ओमेगा टी माइनस, हाँ, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, जो देखो सर्किट का आया, राइट। ओमेगा टी पाई बाय 4 45 ही होता है ना, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. अब देखो, अब बात आई वी नॉट आर निकालने की। तो वी नॉट आर मैंने तुम्हें निकालना सिखाया है। क्या बेटा? अगर पीक वोल्टेज निकाल रहे हो तो पीक करंट ले लो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस है तो मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस से कर दो। तो आई नॉट कितना है भाई? अभी निकाला है आई नॉट आपने 1/√2। 1/√2. कितना है? 200। ये लो, वी नॉट आ गया। वी नॉट आर की वैल्यू भी लिख दी। 100. अब लिखना है वी एल टी, इंडक्टर के अक्रॉस टाइम डिपेंडेंट वैल्यू। क्या लिखोगे मैम? यहाँ पे तो वी नॉट एल लिख देंगे, साइन ओमेगा टी। अब बताओ यहाँ क्या करना है भाई? इंडक्टर के अक्रॉस बताओ क्या होगा? सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या चाहती है कि मैं करंट से कितना आगे रहूं? मैं करंट से कितना आगे रहूं? 90 डिग्री आगे रहूं। हाँ, 90 डिग्री आगे रहूं। तो करंट की जो इक्वेशन है उसमें कितना ऐड कर दो? +90। भाई यही चाहता है, इंडक्टर यही चाहता है कि मैं 90 डिग्री आगे रहूं। तो ये हो जाएगा वी नॉट एल साइन, ओमेगा की वैल्यू गिवन है तुम्हें, रख देना, ठीक है। मैं अब ये कितना हो गया? +45 लिख दिया। वी नॉट एल कितना हो जाएगा? आई नॉट इंटू जेड। यहाँ पे देखो, वी नॉट एल लिखोगे आई नॉट इंटू एक्सएल। आई नॉट 1/√2 है, एक्सएल भी कितना है? 200। तो यहाँ कितना हो गया? ये भी 200/√2 हो गया, साइन ओमेगा टी +45 डिग्री। बताओ क्या दिक्कत है? यहाँ भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को, 200/√2 साइन ओमेगा टी -45 डिग्री। बताओ कुछ दिक्कत? यहाँ तक सारी चीजें निकाल ली। अब ऐसे ही बनता है अपना आरसी सर्किट। आरसी सर्किट भी करें, 15 मिनट है, आराम से कर लेंगे। यहाँ तक बताओ अगर किसी को कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ। बोलो, आगे बढ़ू? Yes, ma'am. अच्छा, अब तुम खुद मुझे बताना, अब तुम सब चीज निकालना सीख चुके हो। अब ये बस सर्किट जो हो गया है वो आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में क्या होता है भाई बताओ? रेजिस्टेंस क्या चाहेगा? रेजिस्टेंस क्या चाहेगा? रेजिस्टेंस वांट्स दैट करंट, नहीं ये राइटिंग अच्छी सी नहीं लग रही, विदाउट कर्सिव लिखते हैं। क्या चाहता है रेजिस्टेंस? बताओ ना तुम, क्या चाहता है रेजिस्टेंस? क्या चाहेगा?
करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। yes, current and voltage should be in same phase, right? ये तो यही चाहेगा, लेकिन कैपेसिटर क्या चाहेगा बताओ? Current leads EMF by pi by 2. हाँ, कैपेसिटर wants to lead the, यहां पर करंट लीड करेगा, राइट? करंट लीड द वोल्टेज कितने से? बाय 90। Pi by 2. 5/2। हाँ, तो यहाँ पर लड़ाई होगी अब ये कि रेजिस्टेंस कहेगा कि सेम फेस में, कैपेसिटर कहेगा कि करंट को 90 डिग्री आगे करा जाए। ये दोनों हैं, तो मतलब अब दोनों में कहीं ना कहीं एक वो हो जाएगा, ठीक है, दोनों राजी खुशी हो जाएंगे। कहीं पे एक जगह वोल्टेज करंट जो है 90 डिग्री से तो आगे नहीं रहेगा, लेकिन कहां से कुछ ना कुछ एक वोल्टेज हो जाएगी जहां पर अब इस सर्किट में तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि इस सर्किट में कौन लीड करेगा। सो इन दिस सर्किट, बताओ जल्दी बताओ, इन दिस सर्किट कौन लीड करेगा? ओवरऑल करंट ही लीड करेगा ना? यस मैम, करंट। करंट लीड द voltage. So in this circuit the current lead the voltage by phase difference कितना होगा? 5। 90 नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं 5 हो जाएगा। हो सकता है 30 हो जाए, 60 हो जाए, 45 हो जाए, ठीक है, 90 नहीं होगा क्योंकि दोनों की राजी खुशी होनी चाहिए, तो इसमें 5 हो जाएगा। अब सही है, तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी इक्वेशंस और फाई निकालना है। फाई निकालना तुमने अभी सीखा ही है, तो आरसी सर्किट में भी निकालने में कोई दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं। ये रेजिस्टेंस अपना, ये अपना कैपेसिटर, फिर से अपनी एक प्यारी सी एसी वोल्टेज, और ये प्यारा सा करंट I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, क्या होगा भाई? सबसे पहले क्या करेंगे मैम, वोल्टेज लिख लेते हैं R के अक्रॉस, V नॉट VRT, टाइम डिपेंडेंट क्या होगा, है ना? क्या लिखोगे? V नॉट R साइन, कितना लिखूं बताओ, एंगल बताओ जल्दी। रेजिस्टेंस के ओमेगा अक्रॉस टी। पीक वोल्टेज अभी भी वही रहेगी, V नॉट R, और इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज V नॉट C, ठीक है। अब मुझे फेस बताओ कितना लिखूं भाई? ओमेगा टी, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज का फेस रहेगा ना जो करंट का है, तो ओमेगा टी। कैपेसिटर के अक्रॉस बताओ टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज टी, वी नॉट सी साइन क्या फेस होना चाहिए? ओमेगा टी। Omega t plus pi by 2. कैपेसिटर में करंट आगे रहता है, तो माइनस करंट -5/2। टी है तो वोल्टेज को पीछे कर दो। करंट को तो अब छेड़ नहीं सकते, करंट फिक्स है, तो वोल्टेज को पीछे कर दो 90 डिग्री। तो अभी करंट, सॉरी हाँ 90 डिग्री ना, करंट को 90 डिग्री पीछे कर दो। बताओ, Yes, ma'am. तो करंट पीछे करना पड़ेगा, हो गया। अब हमें निकालना है V नॉट आर, तो बताओ V नॉट आर किसके बराबर होगा? I नॉट इंटू आर। R. V नॉट एल किसके बराबर, V नॉट सी किसके बराबर हो जाएगा? I नॉट इंटू I not into C. XC। XC क्या है? 1/ωc। बताओ कुछ दिक्कत यहाँ पे? Yes, ma'am. No, ma'am. हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप फेजर डायग्राम बना लो, अभी सीखा है फेजर डायग्राम। करंट देखो, अब रेजिस्टेंस अपना साइन ओमेगा टी में ही है, तो यहाँ पर हम वी नॉट आर लिख देंगे। अब बताओ जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी नॉट सी, वो रेजिस्टेंस के आगे है या पीछे? इक्वेशंस देखो, कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 को। वी नॉट आर, वी नॉट सी कहाँ बनाऊं? 90 डिग्री आगे बनाऊं कि 90 डिग्री पीछे बनाऊं, ये बताओ। 90 डिग्री पीछे। हाँ भाई, ओमेगा टी से पीछे है ना 90 डिग्री, तो वी नॉट सी 90 डिग्री पीछे बनेगा। तो पीछे बनाने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दो ऐसे, वी नॉट सी। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, जो क्या होगा? वी नॉट
जो तुम्हारे इस सर्किट की पीक वोल्टेज होगी। और याद रखना रेजिस्टेंस से लेते हैं फाई की वैल्यू, ये तुम्हारा फाई। तो 10 फाई यहाँ से क्या लिखोगे, 10 फाई आया मैम हमारा वी नॉट आर अपॉन वी नॉट सी, ये वाला, राइट। और अगर मुझे Yes. अगर मैं इनको अब चेंज करूं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो वी नॉट आर क्या लिखोगे भाई, आई नॉट आर, और यहाँ क्या लिखोगे, आई नॉट एक्सी। आई नॉट से आई नॉट हट जाएगा, तो यानी ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनेगा रेजिस्टेंसेस के, इम्पिडेंस का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है बताओ, Z। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, फाई Z आएगा। तो इस केस में 10 फाई कितना हो जाएगा, एग्जिट इज सेम रहेगा बेटा, R बाय Z। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो R अपॉन XC यही आएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी नो नो नो, परपेंडिकुलर इज XC। 10 फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा XC, बेस क्या रहेगा तुम्हारा रेजिस्टेंस। बताओ ये क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो अगर ये फाई है तो ये अब XC बन गया, और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस। अब ये ट्राइंगल जो है इसमें देख, ठीक है, तो XC अपॉन R, 10 फाई निकाल लिया। अब क्या निकालना है भाई, वी नॉट, मैम वी नॉट निकालना है। तो वी नॉट कैसे निकालोगे भाई, अभी फॉर्मूला सीखा था कैसे, वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर इंडक्टर की जगह वी नॉट सी हो जाएगा, बस। Yes, अभी ma'am. इनकी वोल्टेजेस यहाँ निकाली है, देखो आई नॉट आर आई नॉट सी, यहाँ पे रख दो एज इट इज, करेक्ट। आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू एक्सी का स्क्वायर, करेक्ट। आई नॉट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। तो ये क्या बन गया भाई, ये जो रूट वाली टर्म है Z, हाँ Z बन गया ना। मैम और ये Z क्या है, इस सर्किट का इम्पीडेंस। तो यहाँ से लिख भी सकते हो कि हमारे पास जो Z की वैल्यू आई है वो आया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। बताओ ठीक है। ये अब तुम्हारे पास पीक वोल्टेज आ गई, सर्किट का पीक करंट, सर्किट का इम्पीडेंस V नॉट इक्वल्स टू आई नॉट बाई Z। अब बताओ डन। अब लिखना है वोल्टेज। देखो हमारा भाई पूरा काम क्या था निकालने का, सेम वही है, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज लिखनी है। वोल्टेज लिखने का तरीका क्या होता है, कोई भी टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज लिखनी है सर्किट की तो हम लिखेंगे पीक वोल्टेज और साइन फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस याद रखना, कंपेयर करते हैं करंट से। तो अब सर्किट में करंट देखो कितना है, साइन ओमेगा टी। वोल्टेज क्या होना चाहिए, अभी पीछे होना चाहिए ना, क्योंकि आरसी सर्किट है तो किसकी चलेगी, कैपेसिटर की चलेगी। तो कैपेसिटर कहेगा 90, पर फिर रेजिस्टेंस कहेगा नहीं 90 नहीं, कुछ जुगाड़ करो, कम लेके आओ थोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो यानी साइन ओमेगा टी लीड तो करेगा बट 90 से नहीं करेगा। तो वोल्टेज को कितना पीछे कर दें, ओमेगा टी माइनस फाइव। बताओ फाइव निकालना सीख ही लिया, क्लियर है। यहाँ पर -5 हुआ, इंडक्टर में बेटा क्या हुआ था, इंडक्टर में देखो क्या हुआ है, +5 हुआ है, राइट। मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ जो हमारी इक्वेशंस है। बताओ बेटा सारी चीजें अब तो क्लियर होंगी, बस आरसी सर्किट भी इसके जैसा ही था। ये एलआर सर्किट है और आरसी सर्किट में देखो क्या है, -5 है। कहाँ गया, ये रहा, सॉरी। अगर अब जिसको कहीं पे भी डाउट है तो एक बार पूछो। मैंने हाईलाइट कर दी है दोनों इक्वेशंस, ये तुम्हारा इस पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हारा अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर
एवरेज पावर, एलसीआर सर्किट और इस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. आज की क्लास में किसी को कुछ डाउट अगर नहीं है तो फिर एक इसका सवाल और कर दो, ठीक है। Yes, ma'am. आरसी सर्किट का आरसी सर्किट का क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए। सही देनी है, कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अच्छा, इंडक्टर की बना दिया। ये पाई है, एक्सी वन ओमेगा सी करोगे, इसको कितना ले लो, 0.2 माइक्रो फैराड। चलो करना बेटा, 2 माइक्रो फैराड ले लो। चलो सबसे पहले निकाल के मुझे बताओ, सबसे पहले मेरे को एक्सी की वैल्यू निकालो, एक्सी कितना आ रहा है, उसके बाद और वैल्यूज निकलवाऊंगी। अगर एक्सी सही आया हुआ तो एक्सी निकालो, कितना होगा एक्सी, 1/ओमेगा सी। 1/omega c. हाँ, ओमेगा कितना है 100 पाई, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रो फैराड। कितना बनेगा बेटा ये, अजीब अटपटा सा वैल्यू तो नहीं आएगा। 10⁻6 ऊपर चला गया, 10⁻⁴ into 2 पाई, ठीक है, 10⁻⁴/2 पाई। फिफ्टीन 15.82 समथिंग आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 0.02 ले लो, ठीक है, 0.02 होगा। तो ये हाँ, क्या हुआ, दो माइक्रो फैराड से तो इतना बन रहा है ना ये। Yes, ma'am. चार 4 डिवाइडेड बाय, बहुत ज्यादा इम्पीडेंस आ रहा है, 1500 आ रहा है इसमें। माइक्रो हटा दो, फिर मिली फैराड ले लो, 2 मिली। अब देखो जरा, 2 माइक्रो फैराड, इसमें देखो 10⁻³ हो जाएगा, तो ये ऊपर 3 जाएगा, ठीक है। तो ये 10⁻² है, तो ये कट के यहाँ पे बचेगा ओनली 1। अब बताओ, ठीक है, ये ओनली पावर 1 बची है अब, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे पावर 1 बच गया, कितना आ गया फिर, ये 158 समथिंग आ गया, ठीक है, Yes, ma'am. ये आ रहा है. अगर मैं माइक्रो लूँ, ठीक। अब सेकंड इम्पीडेंस Z निकालेंगे, तो ये देखो 100 का स्क्वायर
प्लस XC का स्केयर। तो XC कितना है 158 का स्केयर। तो इसका इम्पीडेंस देखो कितना आ रहा है ऑल ओवर भाई 158। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो। इस बार इसके क्वेश्चंस हम लोग एक बार कल ट्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें माइक्रो की वैल्यूज भी कुछ गड़बड़ आ रही है, मुझे लगता है हो नहीं पाएगा, ये तो बहुत लेंथी चला जाएगा। ठीक है, तो कल ही इसके क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर लेंगे। तुम लोग पक्का इसको पढ़ के आना, वरना LCR सर्किट नहीं कर पाओगे। ठीक है, Yes, अगर ये ma'am. अगर ये RC और LR सर्किट नहीं करे तो LCR सर्किट समझ में आएगा ही नहीं, ये सोच लेना। Okay, ma'am. एक बार बस रिवाइज Yes, कर। ma'am. ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। कल है तुम्हारी क्लास, कल मिलते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके, बाय। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Bye. Thank you. Bye, ma'am.